दोस्तों आज की जो कहानी है ना, वो साउथ इंडिया के एक ऐसे एम्पायर के बारे में है जो एक वक्त पे पूरे साउथ इंडिया को डोमिनेट किया करता था। एक ऐसा महान एम्पायर जो हिस्ट्री में बहुत अंडररेटेड है। मैं बात कर रहा हूँ चोला एम्पायर की। चोला एम्पायर की शुरुआत संगम एज के आसपास हुई। संगम एज 6 BCE से 3 BCE तक चला। तब साउथ में 3 मेजर किंगडम थे, जैसे चोला, पांड्या और चेरा। चोला का जो किंगडम था वो कावेरी नदी के तट पे था। बहुत फर्टाइल एरिया था। कहते हैं कि इतना फर्टाइल एरिया था कि मान लीजिए कि एक सोया हुआ हाथी जितनी जगह घेरता है ना, उतनी जगह में 7 लोगों के लिए फसल उग जाती थी। बहुत फर्टाइल एरिया था। राजा जो था वो हेरिडिटरी था, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनता था। और इंटरनल डिस्प्यूट होते थे, वो भी बहुत कॉमन थे। सामंतों के बीच में, राजा के बीच में बहुत कॉमन था। ये जो पूरी हिस्ट्री है ये सब लिखी हुई है संगम लिटरेचर में। संगम लिटरेचर के टेक्स्ट और पोयम में ये सब लिखा हुआ है, जैसे कि अक्ननूरू, पुरननूरू, परिपाताल एक्सेट्रा। अराउंड 300 CE के पास में चोला एम्पायर का डार्क एज चालू होता है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि चोला एम्पायर पे हमला हो जाता है कालभ्र का। तो चोला क्या करते हैं, चोला हार जाते हैं उस लड़ाई में। फिर चोला करते हैं वो तेलुगु लैंड की तरफ चले जाते हैं, यानी कि पल्लव जो थे उनके राज्य में जाते हैं और सामंत बन जाते हैं। एक मामूली से सामंत बन के वो जीवन जीते हैं। और उनके मन में ना एक उम्मीद थी कि एक ना एक दिन हम अपना राज्य फिर से हासिल करेंगे। ये जो चोला एम्पायर का पूरा जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है ना, ये हमें मिलता है संगम लिटरेचर से। अब दिक्कत ये है कि ये जो पूरा रिकॉर्ड है ना, ये क्रोनोलॉजिकल नहीं है, यानी कि कौन राजा पहले आया कौन बाद में आया ये कुछ पता नहीं है हमको। तो हम ये अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि भाई क्या हुआ होगा। इनमें से कुछ फेमस राजा थे, जैसे करिकाल, नेडुनकिल्ली, नलनकिल्ली और कोसेनगनन। करिकाल जो बहुत ब्रेव राजा थे, उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी पांड्यों के साथ और चेरा के साथ। उनको करिकाल का मतलब क्या है? करिकाल का मतलब है वह व्यक्ति जिसने हाथी को भी युद्ध में हरा दिया, इतना शक्तिशाली। या एक और मतलब है जिसकी एक टांग जली हुई है। करिकाल के बारे में ये जो जानकारी हमें मिली है, ये मिली है पदिनपल्ली नाम की एक पोयम से जो संगम लिटरेचर में है। उसके बारे में हमें पता चलता है करिकाल ने अपना कैपिटल बनाया कावेरीपट्टनम को। कहा जाता है कि एक समय में उनका जो राज्य था वो बहुत विशाल था। उन्होंने एक डैम बनाया था कावेरी नदी के तट पे, जिसको कहते हैं ग्रैंड एनीकट। अपने सामंतों की मदद से, एक कवि थे कोवूर किलर नाम के, जिन्होंने नेडुनकिल्ली और नलनकिल्ली और लोकल सामंतों के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसके बारे में हमें बताया है टेक्स्ट के जरिए। और कोसेनगनन दूसरे राजा, जिनके बारे में पता चलता है कलवली नाम की एक पोयम से कि उन्होंने चेरा के किंगडम के जो राजा थे उनके साथ भी युद्ध लड़े थे। चोला जो थे वो अपने आप को सन के डिसेंडेंट मानते थे, यानी मानते थे कि हमारे पूर्वज जो है वो सन गॉड है। और जब डार्क एज ख़त्म हुआ, जब बाद में जाके विजयालय चोला ने फिर से स्थापना की चोला एम्पायर की, तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हम तो भाई सन के डिसेंडेंट हैं। ऐसा क्यों किया? ताकि उनके जो प्रजा थी, उनके जो राइवल्स थे, उनके एनिमी थे, उनके मन में एक बात फिट हो सके कि भाई ये शाही खानदान से है। अब भाई अगर कोई राजा शाही खानदान से नहीं है तो भाई कोई उसकी बात क्यों ही मानेगा। अब बात आती है 9th सेंचुरी के आसपास, जब साउथ में युद्ध चल रहा था पल्लवों और पांडवों के बीच में, तो विजयालय चोला ने इस बात का फायदा उठाया। उन्होंने बोला यही सही वक्त है कि भाई चोला एम्पायर को वापस रीएस्टैब्लिश किया जाए। तब वो पल्लवों के एक सामंत थे, उरायूर के सामंत। फिर 850 CE के आसपास उन्होंने क्या किया, उन्होंने तंजावुर पर हमला किया। तंजावुर किसके अंडर में था? पांड्या जो थे सामंत, उनके अंडर में था, मुत्तरायर। तो विजयालय ने मुत्तरायर को हराया और तंजावुर पे कब्जा कर लिया। उन्होंने कावेरी नदी के तट पे एक मंदिर भी बनाया, देवी निसुम्बसूदनी का। देवी निसुम्बसूदनी जो माता दुर्गा की एक अवतार मानी जाती है, जो वॉर और विक्ट्री की गॉडेस है। विजयालय चोला का मानना था कि एक एम्पायर को चलाने के लिए सिर्फ मिलिट्री नहीं, बल्कि रिलीजियस और पॉलिटिकल नॉलेज की भी बहुत ज़रूरत है। ये सब जो जानकारी है ये हमें मिलती है कन्याकुमारी इंस्क्रिप्शन में। वह जंग जीतने के बाद उन्हें एक टाइटल मिला परकेसरी वर्मन का। विजयालय चोल के निधन के बाद उनके बेटे आदित्य प्रथम वो राजा बनते हैं। उनका जो पीरियड था वो था 871 से 907 CE तक। उस टाइम पे साउथ में सुप्रीमेसी के लिए लड़ाई चल रही थी पल्लवों और पांड्यों के बीच में। लेकिन फिर क्या होता है कि पल्लव राजा जो थे नंदीवर्मन III, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके जो बेटे थे अपराजिता और नृपतुंगा,
वो आपस में लड़ने लगे कि भाई कौन राजा बनेगा। तो नृपतुंगा गए पांड्या राजा वरगुणवर्मन सेकंड के पास अलाइज बनाने, और जो अपराजिता थे वो गए अपने आदित्य प्रथम के पास अलायंस बनाने, और उनके अलायंस में थे वेस्टर्न गंगा के राजा पृथ्वीपति फर्स्ट। तो इस लड़ाई में क्या होता है, फिर घमासान लड़ाई होती है, और उस लड़ाई में क्या होता है कि जो आदित्य प्रथम थे जिन्होंने अलायंस बनाई थी अपने अपराजिता के साथ, तो वो जीत जाते हैं, बहुत बुरी तरह हारते हैं नृपतुंगा और उनके अलायंस। तो अपराजिता जीत के क्या करते हैं कि आदित्य प्रथम को तंजावुर के पास एक ज़मीन दे देते हैं, थोड़ी सी और एक्सपेंशन, कि भाई तुमने हमारी इतनी मदद की है तो ये ज़मीन तुम रख लो। अब जो आदित्य प्रथम थे ना, वो एक ब्रिलियंट पॉलिटिशियन थे, या कह लो कि एक स्ट्रेटेजिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, पहले तो अलायंस बनाई अपराजिता के साथ, फिर अपराजिता को जिताया, और फिर कुछ टाइम पे बाद क्या किया उन्होंने, 897 CE में अपराजिता पे हमला कर दिया, यानी कि पल्लव राजा पे हमला कर दिया और अपराजिता को हरा दिया। अपराजिता का जो पूरा किंगडम था तोंडई मंडलम, उस पे कब्जा कर लिया। अब वो भी चोला एम्पायर में आ गया, चोला एम्पायर और बड़ा हो गया। इसके बाद उनको एक टाइटल मिला, तोंडई नाडु पवीना राजकेसरी वर्मन, यानी कि तोंडई नाडु पे कब्जा करने वाला। फिर इसके बाद उन्होंने कोंगू नाडु पे कब्जा किया। कोंगू नाडु जहाँ के राजा थे पांड्या किंग वीर नारायणन, उस पर भी कब्जा हो गया। अब चोला एम्पायर और बड़ा हो गया। आदित्य फर्स्ट के जो थे ना, फ्रेंडली रिलेशन थे चेरा एम्पायर के साथ। ये शिवजी के बहुत बड़े भक्त थे, शैव थे पर्टिकुलरली। इन्होंने कावेरी नदी के तट पे शिवजी के बहुत मंदिर बनाए। पर फिर क्या हो कि 907 CE में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर राजा बनते हैं परंटक फर्स्ट, इनके बेटे। परंटक फर्स्ट क्या कहते हैं कि इनकी जो बची हुई अस्थियां थी ना, उन अस्थियों पे एक शिव मंदिर बनाते हैं वहीं कावेरी नदी के तट पे। तो आदित्य फर्स्ट ने किया क्या, एक छोटा सा स्टेट जो था चोला एम्पायर, उसको एक बहुत बड़े किंगडम में बदल दिया, एक्सपेंशन किया, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किए। अब क्या होता है कि परंटक फर्स्ट जो थे वो राज सिंहासन पर बैठते हैं, चोला एम्पायर के राजा बनते हैं। पर अब दिक्कत ये हुई कि राष्ट्रकूटों के जो राजा थे कृष्णा सेकेंड, वो चाहते थे कि भाई उनका ग्रैंडसन जो है वो राजा की गद्दी पर बैठे, पर ये हो नहीं पाया। फिर वो क्या करते हैं, वो चोला एम्पायर पे हमला करते हैं। बैटल ऑफ वलल्ला लड़ी जाती है। कौन लड़ता है इसमें, परंटक फर्स्ट और उनके बेटे राजादित्य वर्सेस राष्ट्रकूट किंग। परंटक फर्स्ट राष्ट्रकूटों को बहुत बुरी तरह से हराते हैं। फिर परंटक फर्स्ट क्या करते हैं, 915 में पांड्या किंगडम पे हमला कर देते हैं। वहाँ के जो राजा थे राज सिंह सेकेंड, उन पे हमला कर देते हैं और बहुत बुरी तरह हरा देते हैं उनको भी। और उनकी जो कैपिटल थी मदुराई, उस पर भी कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद उनको एक टाइटल मिला, मदुराइन कोंडा। राज सिंह सेकेंड जो थे, जो हार गए थे, वो क्या करते हैं, वो श्रीलंका भाग जाते हैं। वहाँ के जो राजा थे कसप्पा फिफ्थ, उनसे अलायंस बनाते हैं, मदद लेते हैं। तो राज सिंह और कसप्पा फिर से आर्मी लेके आते हैं और परंटक फर्स्ट पे हमला करते हैं। लेकिन परंटक फर्स्ट दोनों को फिर से बहुत बुरी तरह हरा देते हैं बैटल ऑफ वेल्लूर में, जो पांड्या राजा थे। फिर वो क्या करते हैं, जो रॉयल रेगालिया था, रॉयल रेगालिया यानी कि जो शाही सामान होता है, जैसे कपड़े, तलवार, कुछ रॉयल सिंबल, ये लेके चले जाते हैं श्रीलंका। और श्रीलंका जाके वहाँ पे कुछ छिपा देते हैं ये लोग। परंटक फर्स्ट फिर श्रीलंका को इन्वेड करते हैं, वहाँ के कुछ हिस्से पे कब्जा भी कर लेते हैं। पर दिक्कत ये होती है कि उनको रॉयल रेगालिया मिलता नहीं, क्योंकि श्रीलंका के जो राजा थे ना, उडायूर फोर्थ, वो रोहाना हिल्स में रॉयल रेगालिया को कहीं छिपा देते हैं। तो इनिशियली उनको वापस आना पड़ता है खाली हाथ पे। पर इसके बाद में उनको एक टाइटल मिला, मदुरायम इलमम कोंडा परकेसरी वर्मा। फिर क्या होता है कि परंटक फर्स्ट चले जाते हैं साउथ में एक्सपेंशन करने के लिए, और इसी मौके का फायदा उठाकर राष्ट्रकूट किंग जो थे कृष्णा थर्ड, वो डेक्कन की साइड से आते हैं और चोल एम्पायर पे हमला कर देते हैं। तब जो थे राज्य में कौन थे, राजादित्य प्रेजेंट थे, जो युवराज थे। 949 CE में राजादित्य और राष्ट्रकूट किंग के बीच में बहुत घमासान लड़ाई होती है, जिसमें राजादित्य की मृत्यु हो जाती है। और फिर परंटक फर्स्ट को पता चलता है, वो फिर से आते हैं। अब दिक्कत ये हो जाती है कि यहाँ से जो है चोला एम्पायर का डिक्लाइन चालू हो जाता है। जो राष्ट्रकूटा किंग थे कृष्णा थर्ड, वो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट जो था चोला एम्पायर पर, उस पर कब्जा कर लेते हैं। कुछ टाइम के लिए कहते हैं कि चोला एम्पायर की जो कैपिटल थी वो भी राष्ट्रकूटों के अंडर में थी। कहा जाता है कि 35 सालों तक इंस्टेबिलिटी और केओस में था पूरा का पूरा चोला एम्पायर। ये बात हमें सिखाती है कि मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स, यानी कि दो जगह लड़ने से बहुत भारी नुकसान हो सकता है, जो परंटक फर्स्ट को उठाना पड़ा। परंटक फर्स्ट चाहते थे कि भाई मैं यहाँ से भी कब्जा कर लूँ, वहाँ पे भी कब्जा कर लूँ, हर जगह। पर दिक्कत ये होगी कि उन्होंने इतने ज़्यादा एनिमी बना लिए कि जब वो साउथ में गए हुए थे तो उनके दूसरे एनिमी ने हमला कर दिया। दोस्तों, ये था पहला पार्ट चोला एम्पायर का। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।